Good morning to all of you. Now, dear students, we are studying the next topic of chapter 2, which is establishment of power by the English East India Company. So, next topic is expansion policies of the company. So, before I tell you this topic or I teach you this topic, look at the maps of India in 1797, 1840, and 1857. So you must be very much clear from this map, all these three maps, that till 1970, 1790s, only a small portion of India had been captured. Actually, the yellow portion, which is there, marks the British control over Indian territories. So in 1840, they controlled more parts of India. But by the end of 1857, they had controlled most part of India. So these maps show actually the second color shows the territories which were under the control of India, and the white color shows those territories which came under the control of the British. These maps show that till the 1790s, only a portion of India was under the British rule, but by the mid 19th century, almost the entire India came under British rule. पूरा के मतलब काफ़ी काफ़ी हद तक जो इंडिया का जो एरिया था वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया. Some independent states were either vassal states of British Empire or they were allies of the British. क्योंकि वैसल स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि जो उसके हिसाब से ही काम कर रहा है, जो उसके हिसाब से उसको कठपुतली की तरह, ठीक है, या उनके अलाइज थे या उनके साथ देने वाले थे. Now, how did the British manage to achieve such a feat within a span of only 100 years, 1757 to 1857? अब सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिशर्स जो है इतना ज़्यादा उन्होंने अचीवमेंट कैसे हासिल कर ली. तो वाई डिड दे कंट्रोल मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन सच ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ का, इतने छोटे टाइम में उन्होंने कैसे कंट्रोल कर लिया. They knew that they were very less in number. Bringing British soldiers from England was not a practical solution. उनको ये भी पता था. They also had the viewpoint that it was not possible for them to bring English soldiers from England. English soldiers यानी British soldiers को इंग्लैंड में लाना बड़ा मुश्किल है, और उनके क्योंकि वो नंबर भी बड़ा कम है उनका, और कंपनी ऑफिशियल्स बिल्कुल लिमिटेड नंबर में थे यहाँ. सो दे नेवर लॉन्च्ड डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन इंडिया. सो उन्होंने कभी भी इंडिया के ऊपर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया. इंस्टेड अडॉप्टेड वेरियस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मेथड एंड पॉलिसीज टू फर्स्ट मेक द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स सब्सिडियंट टू देम बिफोर एनेक्सिंग देयर टेरिटरीज. तो उन्होंने क्या किया कि कई तरह के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मेथड जो है उन्होंने अपनाए, ठीक है. और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो रूलर्स हैं उनको अपने अंडर कर लिया, ठीक है. उसके बाद उनकी जो टेरिटरीज थी उनको अपने कंट्रोल में कर लिया. एनेक्सिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी टेरिटरी को विन करना, ठीक है, और ज्वाइन करना किसी टेरिटरी को, ठीक है, और उसको अपने कंट्रोल में कर लेना और उसको अपने हिसाब से रूल करना. द ब्रिटिश यूज्ड मेनली 3 डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज टू कैप्चर द इंडियन स्टेट. अब 3 मेथड्स जो हैं उन्होंने अडॉप्ट किए. पहला मेथड था उनका एनेक्सेशन बाय अप्लाइंग डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करके एनेक्सेशन करना, यानी कि उनको कंट्रोल में कर लेना. सब्सिडरी अलाइंस, किसी तरह से किसी को साथ मिलके, ठीक है, और उनको कंट्रोल किया जाए. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बिल्ले नीति उसको बोलते हैं. आफ्टर दैट बैटल ऑफ बक्सर द कंपनीज पोजीशन एंड पावर्स इंक्रीज्ड. बैटल ऑफ बक्सर जब हुई तो कंपनी की जो पावर है और पोजीशन जो है वो बढ़ गई. नाउ दे स्टार्टेड टेकिंग कीन पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स. अब उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया इंडियन स्टेट्स के इंटरेस्ट में, इंडियन रूलर्स के इंटरेस्ट में, ठीक है. को इंडियन रूलर्स में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने लेना शुरू कर दिया, जो वो काम कर रहे थे, इंडियन रूलर्स काम कर रहे थे. द कंपनी अप्लाइड देयर ऑफिशियल्स द रेजिडेंट्स इन द इंडियन स्टेट्स. तो उन्होंने क्या किया,
जो वहाँ पे जो बासी थे उस जगह के, उनको अपने ऑफिशियल्स उन्होंने बना लिया, जो उस एरिया के जो उन्होंने कंट्रोल एरियाज़ कंट्रोल किए हुए थे, वहाँ के लोग उन्होंने अपने उसमें कंट्रोल में कर लिए। दे वर द कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट्स ऑफ कंपनी हुज मेन टास्क वाज टू फर्दर इंटरेस्ट टू द कंपनी। और वो लोग कौन थे जो कंपनी के लिए काम करते थे, और उनका मेन काम क्या था कि ऐसा काम करना जिससे कंपनी को फ़ायदा हो। The Nawab was not given any power to access his authority. This was a dual system of government which existed in Bengal from 1765 to 1773. तो नवाब को कोई भी अथॉरिटी नहीं दी जाती थी कि किसी तरह का कोई भी कंट्रोल करने के लिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने आपको बताया था, आफ्टर अ बैटल ऑफ प्लासी व्हाट वाज द मेन थिंग। उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने पूरे के पूरा बंगाल को, यानी कि वो और एरियाज़ को भी अपने कंट्रोल कर लिया था, रेवेन्यू सिस्टम को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। और उसकी वजह से अब नवाब को कोई अथॉरिटी नहीं दी। अब ड्यूल का मतलब होता है डबल का मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो वो अपनी सरकार चला रहे हैं, अपने हिसाब से लोगों को बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, और दूसरी तरफ नवाब जो था वो काम कर रहा था, बट ही वॉज नॉट गिवन एनी राइट टू वर्क एज अथॉरिटी, क्योंकि वो किसी तरह के अथॉरिटी की तरह वो काम नहीं कर पा रहा था। तो इसको ड्यूल सिस्टम बोलते हैं। द सफरर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन वर द पीपल ऑफ बंगाल हु वर लेफ्ट इन द लर्च एंड बंगाल सफर्ड। ठीक है, जो जिनको बीच में छोड़ दिया गया। ठीक है, जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। और बंगाल में एक बहुत ज़्यादा फैमिन आया। फैमिन का मतलब अकाल है, ड्रॉट, लैक ऑफ रेन होता है ड्रॉट, वेर इन, जहाँ पे 1/3 जो पॉपुलेशन है बंगाल की वो ख़त्म हो गई, डेथ हो गई उनकी। द कंपनी सॉट गॉट इन्वॉल्व इन अ सीरीज ऑफ वार विद अदर रूलर्स। फिर उसके बाद वो दूसरे रूलर के साथ वो लड़ाई लड़ने लगे। एज ए कंटिन्यू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द रूलर्स आउट ऑफ ग्रीड टू कलेक्ट मनी। क्योंकि अब लड़ाइयाँ क्यों लड़ाइयाँ लड़ी, क्योंकि वो जो वहाँ पे इंडियन रूलर्स थे उनके इंटरनल अफेयर्स में, यानी कि उनके आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप करने लग पड़े थे। क्यों करने लग पड़े थे, उसका मेन कारण क्या था, दे वांटेड टू कलेक्ट मनी, पैसा चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, और बहुत ज़्यादा टेरिटरी, जो बाकी टेरिटरीज है, बाकी जो एरियाज़ हैं, उनको भी अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।